बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स, डिसीजन मेकिंग एंड एनालिसिस। तो ये फॉरेन पॉलिसी की तमाम चीज़ें, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं फॉरेन पॉलिसी का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फॉरेन पॉलिसी में? डिफाइनिंग, फिर हम प्लानिंग करते हैं और फिर हम एक्शंस लेते हैं। ठीक है, डिफाइनिंग में हम अपने गोल्स जो है ना, वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की बेस के ऊपर हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, और उस प्लानिंग की बेस के ऊपर फिर आपका एक्शन होगा। ठीक हो गया। दूसरी बात इसमें ये आती है कि बिहेवियर ऑफ अ स्टेट टुवर्ड्स अदर स्टेट्स। तो ये जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसका यही मतलब है कि जो भी आपका बिहेवियर होता है दूसरे स्टेट्स के साथ, वही बेसिकली आपकी, हम उसी को फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। सिस्टमाइजिंग द नेशनल इंटरेस्ट, आपका जो नेशनल इंटरेस्ट होता है बेसिकली आप उसको एक स्ट्रक्चर में आप उसको ले आते हो, उसको एक सिस्टमाइज आप उसको कर देते हो ना। स्टेप बाय स्टेप आप बता देते हो कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनमें से इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, लेस इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, ठीक है, प्रायोरिटी पर कौन से हैं। ठीक हो गया। कुछ हमारी जो है ना वो एक नैरो डेफिनेशन होती है हमारी फॉरेन पॉलिसी की। नैरो क्या होती है कि जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनकी जो आपकी वर्डिंग्स होती हैं, जो भी उनकी वर्डिंग होती है वो हम उसको भी फॉरेन पॉलिसी ही कंसीडर करते हैं। जैसे कि शाह महमूद कुरैशी थे ना, उन्होंने आपका जो है ना कहा था कि हम अपना ये जो हमने कहा था ना नो फर्स्ट यूज़, जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी थी ना, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा था कि हम जो है ना वो फ़र्स्ट यूज़ पॉलिसी की तरफ जाएंगे। जो न्यूक्लियर वेपन है ना आपका, उसके फ़र्स्ट यूज़ पॉलिसी की तरफ, जो ये एक वर्डिंग थी हमारी। ठीक है ना। शाह महमूद कुरैशी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, आपको पता है, और जो फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनकी वर्डिंग थी कि हम फ़र्स्ट यूज़ पॉलिसी की तरफ जाएंगे। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको फॉरेन पॉलिसी ही कंसीडर किया हमने, और तब से हमने अपने CSS के नोट्स के अंदर भी हमने ये लिखना शुरू कर दिया कि भाई अब से हमारी क्या होगी, हमारी फ़र्स्ट यूज़ जो है ना पॉलिसी होगी। ठीक है। ऑल्दो पहले तो हमारी क्लियर ही नहीं थी ना, पहले हमारी जो पॉलिसी थी वो क्लियर नहीं थी, कि एम्बिगुअस थी कि पता नहीं फ़र्स्ट यूज़ है या नहीं है। हमने कहा था कुछ हम नहीं बताएंगे, बाद में फिर हमने फ़र्स्ट यूज़ कर दिया उसको। ब्रॉड अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम इसकी डेफिनेशन है वो देखें तो जो हमारे फॉरेन पॉलिसी होती है ब्रॉड, उस पर वो होती है गोल्स, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना जितने भी फॉरेन पॉलिसी के। ठीक है, और जो हमारे प्लान्स होते हैं, पॉलिसी प्लान्स। ठीक है, एक्चुअल एक्शंस हमारे आ जाते हैं इसके अंदर, और अमाउंट ऑफ नेशनल पावर, यानी कि आपकी जो नेशनल पावर है, जो आपका नेशनल इंटरेस्ट है। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट की यहाँ पे मिसाल दूँ आपको, जो आपका नेशनल इंटरेस्ट है वो कितना बड़ा है, नेशनल इंटरेस्ट कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उसी बेस पर आपकी जो अमाउंट होगी नेशनल पावर की वो आप वहाँ पर जो है ना वो सर्व करेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फॉरेन पॉलिसी के। ठीक है, तो ये आपको पता है आर द जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आर द प्रोडक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। जो भी तमाम स्टेट्स के मुल्कों में, जो दूसरे जितने भी मुल्क हैं, सबके ही जो है ना बीच में जो कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला ये होता है कि आप अपना जो इंटरनल सोवरेंटी है उसको मेंटेन करते हो। यानी कि इंटरनल सोवरेंटी में हमने बात की थी ना, जो आपकी मोनोपली ओवर यूज़ ऑफ लॉ है, मोनोपली ओवर लॉ मेकिंग है, मोनोपली ओवर जो आपकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपकी उसमें आ जाती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, ये भी जो है ना आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होता है। इसमें आपका ट्रेड आ जाता है। ठीक है, कि आप ट्रेड दूसरे मुल्कों के साथ करते हो, फिर आप उसमें सैंक्शंस वगैरह के भी जो है ना मामलात आ जाते हैं। ठीक है, टैरिफ्स आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तमाम चीज़ें आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट में आ जाती हैं। फिर तीसरा जो आपका होता है वो होता है नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि आपकी जो आपकी बाउंड्री है, इसके अंदर इस बाउंड्री की भी सिक्योरिटी और बाउंड्री के अंदर जो लोग हैं, ठीक है, उनकी भी सिक्योरिटी। ठीक हो गया, उनके कल्चर को, उनके जो है ना वो नॉर्म्स को आपने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। फोर्थ आपका क्या है, आइडियोलॉजी इन द वर्ल्ड। आप अपनी ये प्रोमोटिंग है। ठीक है, प्रोमोटिंग आइडियोलॉजी इन द वर्ल्ड, यानी कि हमने अपनी आइडियोलॉजी को जो है ना पूरी दुनिया के अंदर फैलाना है। जैसे कि हमारी आइडियोलॉजी इस्लाम की बेसिस पर है, तो हमारा यही नज़रिया है कि हमने इस्लाम को पूरी दुनिया में क्या करना है, फैलाना है।
ठीक है। अमेरिका की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म है और डेमोक्रेसी है, तो उसका यही नज़रिया है कि हमने कैपिटलिज्म को और डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया में फैलाना है, ठीक है। जब कम्युनिज्म का राइज हुआ था तब आपने देखा था कम्युनिज्म की भी यही आइडियोलॉजी थी, उनका भी यही नज़रिया था कि हमने कम्युनिज्म को पूरी दुनिया में क्या करना है, फैलाना है, ठीक हो गया। अब जो हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे हैं ना, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को हम जो है ना वो कैटेगराइज कर देते हैं शॉर्ट रेंज में, मिडल रेंज में और आपका जो लॉन्ग रेंज है उसमें आप उसको कैटेगराइज कर देते हैं। शॉर्ट रेंज में हमारे पास जो आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो आपकी आ जाती है और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस आ जाती है, यानी कि आपकी इंटरनल सोवरेंटी, ठीक है। इंटरनल सोवरेंटी और आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ये आपका जो है ना होते भी ये रिजिड है और ये आपने लाजमी इनको, ये इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो बहुत रिजिड होते हैं। तो ये आपके शॉर्ट रेंज होते हैं। मिडल रेंज जो होते हैं आपके, वो आपके ज़्यादातर जो होते हैं ना उसमें आपका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो आपके जितने भी सिटीजन्स हैं ना उनका आपने लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना वो बढ़ाना है, उनको जो है ना अच्छी फैसिलिटीज़ देनी है, एजुकेशन हेल्थ देनी है उनको, ठीक है। और अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है उन्हीं के बीच में। इकोनॉमिक प्रोग्रेस को आपने इंश्योर करना है और ट्रेड और एक्सपोर्ट की तरफ आपने अपने जो है ना वो अपनी जो आपके मुल्क की ग्रोथ है उसको आपने लेकर जाना है, ठीक है। लॉन्ग रेंज में ऑब्वियसली आपका आ जाता है कि अपनी आइडियोलॉजी का आपने एक्सपैंड करना है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। इसकी मिसालें मैं आपको दे चुका हूँ, कैपिटलिज्म की, कम्युनिज्म की, ठीक है, सोशलिज्म, इस्लाम की, ठीक है। ये तमाम जो है ना एग्जांपल्स मैं आपको दे चुका हूँ। तो उसके बाद हम जो है ना देखते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं फॉरेन पॉलिसी के, ठीक है। पहला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है ये, इसमें कुछ बहुत सारे वही होते हैं जो हम नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए अपने जो हम इंस्ट्रूमेंट्स अपनाते हैं ना, वही इंस्ट्रूमेंट्स कुछ ना कुछ लगभग यहाँ पर भी आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आ जाता है ना कि आप जो है इंस्ट्रूमेंट्स बताएं फॉरेन पॉलिसी के या इंस्ट्रूमेंट्स बताएं नेशनल इंटरेस्ट को अपने जो है ना परस्यू करने के, तो वो सेम ही आपके यही रहेंगे तकरीबन, ठीक है। या उसके पॉइंट्स इसमें और इसके पॉइंट्स आप दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ऑब्वियसली पहला वही आ जाता है इसके अंदर कि आप डिप्लोमेसी करते हैं, इसमें नेगोशिएशंस आ जाती हैं और दूसरे टैक्टिक्स आ जाते हैं, जैसे कि आप जो है ना किसी को प्रेशराइज करते हैं या किसी को आप जो है ना उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आप जो है ना, ये हमने एक सेपरेट टॉपिक भी है डिप्लोमेसी का आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के जो आपका जो कोर्स है उसके पार्ट 1 में आपका डिप्लोमेसी का एक अलग भी है टॉपिक, उसको हम जो है ना तभी डिस्कस कर लेंगे। तो दूसरा पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा होता है, अपनी पॉलिसी को आप अचीव करने के लिए पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा करते हो, ठीक है, टू जनरेट डिजायर्ड ओपिनियंस। यानी कि आप क्या करते हो, हमने बात की थी ना इसके अंदर कि आप एक फैक्ट को हाईलाइट करके उस फैक्ट के मुतालिक एविडेंसेस जमा करते हैं और फिर उनको आप पब्लिश कर देते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि भाई हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप इस तरह से प्रोपेगेंडा करके दूसरों को अपनी बात समझाते हैं, दिखाते हैं और उनका एक ओपिनियन आप जो है ना वो जनरेट करते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर और अलायंसेस, ये दोनों आपके इंटरलिंक्ड है, तो इन दोनों की मदद से भी आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है ना वो शेप करते हैं, ठीक है, अपने फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करते हैं, ठीक है। फिफ्थ आपका आ जाता है इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ये आप ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाते हैं ताकि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर सकें, जैसे कि आपने देखा है जो आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ECO है आपका और UNO है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर आप क्या करते हैं, आप जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करने में हेल्प करते हैं विद पीसफुल मीन्स, ठीक है। आप क्योंकि आपको पता है फॉरेन पॉलिसी को आप ऐसे ही छोड़ दें कि हर मुल्क अपने जो है ना फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करता रहे तो फिर लड़ाइयाँ भी बहुत होंगी। तो उनको जो है ना आपने क्या करना है, उस इस लड़ाई के एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए आपने इंटरनेशनल लॉ और ऑर्गेनाइजेशंस की मदद लेनी है, ठीक हो गया। इकोनॉमिक प्रेशर की मदद से भी आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर सकते हैं। मुस्लिम कंट्रीज वर्सेस फ्रांस आजकल का एक हॉट टॉपिक है, ठीक है। इस तरह से आप देखते हैं ना कि जो फ्रांस आपका है उसने क्या किया है, ब्लास्फेमी की है। अब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फ्रांस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बायकॉट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बायकॉट से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहा है फ्रांस के ऊपर, ठीक है। और ऐसे लाजमी सी बात है आप फ्रांस को जो है ना वो कंपेल कर सकते हैं कुछ भी करने पे, ठीक है। वो क्योंकि मुस्लिम दुनिया आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगला हमारे पास है वॉर एंड पीस।
ठीक है, ये हमारी लास्ट प्रायोरिटी है। आप पीस मेंटेन करके भी अपनी जो है ना फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी अक्सर होती है कि हमने पीस को मेंटेन करना है, और पीस को मेंटेन करने के लिए आप फिर वॉर करते हो। ठीक हो गया, इस तरह भी होता है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में भी आपकी वॉर हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि हमारे डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं फॉरेन पॉलिसी के। ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, या फॉरेन पॉलिसी को बनाने में मदद करते हैं, उसको डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं आपके। ठीक है, पहला हमारे पास है जो है ना वो जनरल एंड ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक है, ये आमतौर पे आपके जो है ना कॉमन टू ऑल कंट्रीज होते हैं। ठीक है, जनरल एंड ऑब्जेक्टिव, ये ए है हमारा। ठीक है, ये ए लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो है ना हमारे पास है वो है सोवरेंटी। सोवरेंटी क्या चीज़ होती है कि जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रिजर्व इट। ये आपका जो गवर्नमेंट्स होती हैं उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो स्टेट की जो सोवरेंटी है उसको प्रिजर्व करे, और सिटीजन्स जो हैं आउटसाइड और इनसाइड, जो आपके डायस्पोरा हैं ओवरसीज जो हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, ये आपका होता है। दूसरी आपकी होती है इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, ये भी आपकी जो है ना फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। ये चीज़ कैन बी यूटिलाइज्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली, जैसे कि चाइना और यूएसए की जो ट्रेड वॉर है, ये ट्रेड वॉर बेसिकली क्या हो रहा है, ये आप अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है ना उसको आप परसुएट कर रहे हैं। ठीक है, और उसी के बिहाफ पर आप फिर जो है ना टैरिफ्स लगा रहे हैं, ठीक है, सैंक्शंस लगा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये इंटरडिपेंडेंस आ जाती है ना यहाँ पर। इसी इंटरडिपेंडेंस की वजह से फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना वो उसमें वो शेप हो रही होती है। ठीक है ना, तो इसी वजह से अब यूएसए की हो सकता है फॉरेन पॉलिसी हो कि भाई चाइना के खिलाफ हम वॉर कर दें। तो वॉर तो अगर वो यही पॉलिसी है, लेकिन ये पॉलिसी बना नहीं सकते ना आप, क्योंकि वॉर कर देंगे तो ये इंटरडिपेंडेंसी की वजह से आपको बहुत नुकसान होगा, दोनों को ही नुकसान होगा। तो इसीलिए वॉर से बचा जा रहा है फिलहाल। ठीक है, इसीलिए फिर ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, डायरेक्ट वॉर के बजाय ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। अच्छा जी, अगला है तीसरा जो है वो है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट भी आपकी फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। सिक्योरिटी, सेल्फ प्रिजर्वेशन और वेल बीइंग ऑफ सिटीजन्स, ये आपके नेशनल इंटरेस्ट आ जाते हैं। इनकी मदद से आपकी फॉरेन पॉलिसी आप शेप करते हैं। ठीक है, पब्लिक सपोर्ट एंड ओपिनियन, ये भी बहुत अहम रोल प्ले करता है किसमें, फॉरेन पॉलिसी बनाने में। कैन शेप फॉरेन पॉलिसी, जी इंडिया पाकिस्तान कारगिल 2003, ये आपने देखा था कि जब 2003 में कारगिल इशू हुआ था तो आपने देखा था कि उस वक्त जब नवाज शरीफ ने अपनी आर्मी को जो है ना वो विड्रॉ कर लिया था, बॉर्डर से विड्रॉ कर लिया था, तो उसमें ये कारगिल, मैंने सॉरी 2003 लिख दिया, एक अच्छा कारगिल में भी हुआ था और 2003 में भी कुछ ऐसा मामला हुआ था, वो मैं आपको बता दूं। तो कारगिल का जो मैं मामला है वो ये है कि फिर नवाज शरीफ ने अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर दी थी बॉर्डर से, तो उस पर पब्लिक ओपिनियन ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो नेगेटिव ओपिनियन आया था कि भाई आप क्यों इंडिया से दब गए। ठीक है ना, इस तरह का ओपिनियन आया था। और 2003 में भी यही मामला हुआ था कि जब आपका जो है ना वो आपने देखा था कि जो रिचर्ड आर्मिटेज आए थे यहाँ पर, उन्होंने क्या किया था, उनको जो है ना यहाँ पर इंश्योर करवाया पाकिस्तान ने कि भाई हम जो है ना वो कोई भी टेररिज्म वगैरह ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो फिर उसने इंडिया से भी जाके वादा किया, और इस तरह से जो आपका अमेरिका था उसने जो है ना डिप्लोमेसी करके ये 2000 उस वक्त भी 2003 में भी जो पब्लिक ओपिनियन था वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो खिलाफ हो गया था कि भाई आपने क्यों जो है ना वो इंडिया से हार मानी। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हमारा पब्लिक ओपिनियन जो होता है वो फिर इंडिया की जो गवर्नमेंट होती है, उसकी आर्मी होती है, या इंडिया के यहाँ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, वहाँ पे जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो फिर जो है ना आर्मी वगैरह के खिलाफ इस तरह की जो है ना चीज़ें होती है। तो ये पब्लिक ओपिनियन जो होता है ना, ये फिर आपको कभी कभी पुश भी करता है कि आप जो है ना वो हार्ड अपनी जो है ना कोई सख्त किस्म की फॉरेन पॉलिसी बनाएं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, फिर अगला जो है ना हमारे पास बी है। ए तो हमने देख लिया जो जनरल होते हैं, बी हमारे होते हैं कुछ स्पेसिफिक होते हैं, और ये आपका जो है ना वो इंटरनल कंडीशंस बेसिकली इसके अंदर लाई कर रही होती हैं। पहला जो है ना वो आपका ज्योग्राफी होती है। ज्योग्राफी आपकी फॉरेन पॉलिसी को शेप करती है। कैसे करती है, आपके जो ओशंस होते हैं, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, आपका जो विंड होती है, विंड, ये भी आपकी पॉलिसी को जो है ना वो शेप करती है, क्योंकि विंड से आपको लाजमी सी पता है, विंड से आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी आपको पता है, ये हमने बात की थी अफगानिस्तान और यूएसए की वॉर में, हमने बात की थी कि जितना करीब होंगे आप
यूएस से अफगानिस्तान के जितना करीब होता उसको उतना फ़ायदा होता ज़्यादा, ठीक है। तो वो करीब नहीं था, इसीलिए उसको नुकसान भी हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़, ज्योग्राफी जो है ना, आपकी लोकेशन जो है ना, बात आपकी मैटर करती है। जैसे कि यूके आपका एक आइलैंड है, आपको पता है आइलैंड के ऊपर हमला करना आसान काम नहीं होता, चारों तरफ से समंदर होता है, ठीक है। वहाँ पे आप ज़मीनी फ़ौज उतारना बड़ा मुश्किल काम होता है वहाँ पर। यूएस से भी आपको पता है पूरा का पूरा एक आइलैंड है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी जो है ना वो मैटर करती है, क्योंकि ये आपको पता है एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट, एशिया के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर इम्पॉर्टेंट एक कंट्री, क्योंकि यहाँ पे गवादर पोर्ट भी है और भी कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो आप सब जानते हैं पाकिस्तान अफेयर्स में कि पाकिस्तान की क्या खसूसियात है। चाइना है और इंडिया, इनकी भी ज्योग्राफी जो है ना वो बहुत मैटर करती है। चाइना की आपको पता है साउथ चाइना सी की वजह से, ठीक है, उसका जो पैसिफिक ओशन के अंदर इन्फ्लुएंस है वो हर्ट होता है, ठीक है। हिस्ट्री भी आपकी मैटर करती है, स्पेसिफिक होते हैं ट्रेडिशंस जो होते हैं आपके, और आपके जो नेशनल हीरोज होते हैं जैसे आपका अल्लामा इकबाल, आपकी सकाफत होती है और आपके बिलीफ्स, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना ये आपकी फॉरेन पॉलिसी को शेप करती हैं बेसिकली, ठीक है। अगली चीज़ क्या होती है, हमारे स्पेसिफिक जो हमारे फैक्टर्स होते हैं उसमें अगली चीज़ आपकी पॉपुलेशन होती है, वो भी आपकी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि मैन पावर जो होती है ना आपकी, वो कई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसकी सबसे एक बड़ी मिसाल आप दे सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक लेटर था NSSM 200, ठीक है। ये आप लेटर देख लें, आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा। तो उसमें भी ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात की थी हेनरी किसिंजर ने, ठीक है। जो आपके हेनरी किसिंजर थे 1974 में ये काम किया था उन्होंने, यूनाइटेड नेशन को ये लेटर लिखा था बेसिकली इन्होंने। तो ये इस लेटर में उन्होंने बताया था कि भाई जो मैन पावर है, ये जो कंट्रीज हैं बहुत सारी जिनकी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, तो उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उनके पास इन द फ्यूचर मैन पावर इतनी ज़्यादा होगी कि उनकी आर्मी बहुत बड़ी होगी, और फिर हम जो है ना वो जो क्वांटिटी के हिसाब से हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। समझ में आई ना बात। तो ये पॉपुलेशन से आपको पता है किस तरह से आपकी जो है ना वो आपका रोल प्ले होता है। और दूसरी बात ये आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैंने FOP लिखा है यहाँ पे कि मैन जो है आपका जो आदमी है वो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है, कि आप देखते हैं एक आदमी की मदद से आप कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं, आदमी की मदद से आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, इंडस्ट्री और बहुत सारा काम ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये मैन पावर बहुत मैटर करती है, पॉपुलेशन आपकी बहुत मैटर करती है। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो भी आपकी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि आपकी ऑयल पॉलिटिक्स के बारे में आपने सुना होगा, जो आपका जितना भी सऊदी अरब के अंदर ऑयल है और उसके अलावा UAE में, ठीक है, कतर वगैरह में, उनके ऊपर कितनी पॉलिटिक्स चलती है। उन्होंने ओपेक बना लिया है, ठीक है, और ओपेक बना के उन्होंने जो है ना एक किस्म की आप समझें कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि हम जो है ना बड़े सप्लायर्स हैं ऑयल के, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना के अपनी जो है ना ऑयल पॉलिटिक्स करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे कि हम जो है ना ऑयल की जो प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये मामला, ठीक है। इकोनॉमिक पावर आपकी होती है, इसकी वजह से भी आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर इन्फ्लुएंस होता है कि ये इंटरनेशनल अरीना के अंदर आपका जो है ना जो वो है उसको फॉरेन पॉलिसी को जो है ना वो शेप करता है। USA और जापान, ठीक है, आप देखते हैं कि इनकी इकोनॉमिक पावर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी जो है ना अच्छी खासी इनकी इकोनॉमी है। तो इनकी सिर्फ इकोनॉमी, अगर ये जैसे आप देखते हैं जापान मिलिट्री नहीं बनाता, वो मिलिट्री तो बनाता है लेकिन जो है ना इतने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वो नहीं बनाता, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इसकी फिर भी जो है ना इसका इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल अरीना के अंदर, ठीक है, इसकी इकोनॉमिक पावर की वजह से। फिर इंडस्ट्री जो होती है ना वो भी आपका इन्फ्लुएंस करती है। वैल्यू एडेड सर्विसेज जो है ना आप वो पुट कर सकते हो किसी भी आप रॉ मटेरियल के अंदर। जैसे कि मैंगो है ना, मैंगो आप लेते हैं और मैंगो के अंदर आप वो करके उसका मैंगो का सिरप बना देते हैं। मैंगो का सिरप बना के आप फिर उसको आपने उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दी। अब उस जो रॉ मटेरियल में था जो मैंगो, उसकी कीमत कम थी, आपने वैल्यू ऐड करके उसकी कीमत बढ़ा दी, और थोड़ी नहीं कई ज़्यादा बढ़ा दी। ये है इंडस्ट्री का फ़ायदा, और ये आपकी साइंटिफिक इनोवेशंस भी आती हैं इंडस्ट्री की वजह से, ठीक है। तो इससे फिर आपकी लाजमी बात है ना सिर्फ इकोनॉमिक पावर आपकी बढ़ती है, बल्कि आपकी जो है ना जो और आपके जो है ना वो इंटरेस्ट हैं उनके अंदर भी जो है ना वो पूरे होते हैं, आपका इजाफा होता है उनके अंदर, ठीक है।
मिलिट्री कैपेसिटी, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने में, डिटर्मिनेंट है ये भी एक, ठीक है। आर्म्स, मिलिट्री, ये तमाम चीज़ें, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो तमाम जो है ना वो आपकी ये मिलिट्री कैपेसिटी में आते हैं, और इनसे भी आपके फॉरेन पॉलिसी में दम पैदा होता है, ठीक है। आप जो है थोड़ा अकड़ के बात करते हो। फिर आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, इस्लाम, ये 3 आइडियोलॉजीज़ की मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ। दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, और इस्लाम, इसकी वजह से भी आपको पता है कई मुल्कों की पॉलिसीज़ आज इस्लाम की ऊपर जो है ना वो इस्लाम की वजह से शेप होती है। कम्युनिज्म की वजह से बहुत सारे मुल्कों की, चाइना की जो है ना वो आपकी जो है ना वो शेप होती है फॉरेन पॉलिसी। कैपिटलिज्म की वजह से आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ जितने भी हैं उनकी पॉलिसी शेप होती है, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन, मैं आपको इसकी कई सारी मिसालें पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन ये फिर भी आप समझ लें कि ये गवर्नमेंट को फोर्स करता है कि उनकी पब्लिक की ही मर्जी के मुताबिक काम किया जाए। जैसे कि वियतनाम वॉर के अंदर यूएसए को पब्लिक ओपिनियन ने बड़ा तंग किया, और इसी पब्लिक ओपिनियन की वजह से वियतनाम वॉर से यूएसए ने विड्रॉ किया। और अफ़गानिस्तान सोवियत वॉर के अंदर भी जो सोवियत यूनियन था उसके अंदर जो पब्लिक ओपिनियन था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, नेगेटिव हो गया था अफ़गानिस्तान वॉर के ख़िलाफ़, और फिर उसको प्रेशराइज किया गया और सोवियत ने फिर वहाँ से विड्रॉ किया, ठीक है। तो आप देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन का कितना ज़्यादा इम्पेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के अंदर, कि आप बाकायदा जंग ख़त्म कर रहे हो या आप जंग छेड़ रहे हो, ठीक है। जैसे यूएसए ने कई मरतबा जंग छेड़ी है पब्लिक ओपिनियन के ऊपर, ठीक है, जिससे वॉर ऑन टेरर आपने देखा था। फिर आपका जो पॉलिटिकल कल्चर होता है, जैसे डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप जब होगी तो उसके फिर अपने जो है ना वो इफ़ेक्ट्स होंगे आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, और अगर डेमोक्रेसी होगी तो उसके फिर अलग इफ़ेक्ट्स होंगे। डिसीजन मेकर एंड डिप्लोमेसी, ये जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो आपके एम्बेसडर्स या आपका जो है ना जो आपके डिप्लोमेट्स होते हैं जितने भी, और उनका बिहेवियर, जो आपके ऑफिशियल्स होते हैं जितने भी ना, उनका बिहेवियर जो होता है वो भी जो है ना वो कहीं ना कहीं जाकर, जैसे सबसे बड़ी मिसाल आपकी इसके अंदर आपने देखी होगी कि जो आपके यूएस कांग्रेस के अंदर इसको हम कहते हैं वार हॉक्स, ठीक है। वार हॉक्स हम इसको कहते हैं इसीलिए कि ये कुछ लोग वहां पर ऐसे थे यूएस कांग्रेस के अंदर जो कि चाहते थे कि इराक के अंदर इंटरवेंशन की जाए बुश के टाइम में, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका जो है ना वो डिसीजन मेकर्स जो होते हैं, डिप्लोमेसी होते हैं, वो इस तरह से फॉरेन पॉलिसी को आपके शेप करते हैं। फिर कुछ आपके होते हैं जो रोल ऑफ मीडिया और आपके थिंक टैंक्स। ये थिंक टैंक्स आपके वही होते हैं जो कि आपके पॉलिसी मेकर्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये और मीडिया, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है फॉरेन पॉलिसी की डिटर्मिनेशन के अंदर, ठीक है। जैसे कि कोरियन वॉर आपने देखा था, उसके अंदर मीडिया का बहुत बड़ा रोल था, टेलीविज़न का रोल था, ठीक है। टेलीविज़न के रोल ने जो है ना वो मजबूर किया फिर यूएसए को कि वो वहाँ से विड्रॉ करे, ठीक है। टेलीविज़न पर दिखाई गई ना चीज़ें वहाँ पर, तो इस तरह से मीडिया का रोल आ गया वहाँ पर। थिंक टैंक्स जो होते हैं आपके फॉरेन पॉलिसी के अंदर, उनका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। वियतनाम वॉर की तो मैं पहले ही आपको मिसाल दे चुका हूँ। और जिम क्रो लॉज, जिम क्रो लॉज क्या थे, जो आपके ब्लैक्स के एंटी ब्लैक, इसको आप समझ लें एंटी ब्लैक जो आपके लॉज थे ना वो यही थे यूएसए के अंदर, ठीक है। तो उनको जो है ना वो ख़त्म करना था, ये आपके थिंक टैंक्स। तो उनकी वजह से भी आप देखते हैं कि आपका जो है ना वो बहुत सारे थिंक टैंक्स ऐसे थे बड़े बड़े जिन्होंने ब्लैक्स को क्या किया था, सब्जुगेट कर रखा था, ठीक है। और इंटरनेशनल जो आपका ओपिनियन था, वर्ल्ड ओपिनियन था, उसको भी नेग्लेक्ट किया हुआ था उन्होंने, उसको भी नहीं मान रहे थे। खुद इंटरनेशनल क्या, अपने मुल्क के अंदर जो आपके ओपिनियन था, दूसरे जो लोग थे आपके एंटी स्लेव्स जो थे, जो एंटी स्लेव स्टेट्स थी, वहाँ पर आपने देखा था कि वो जो है ना इसके खिलाफ थे। उनका ओपिनियन यही था कि जिम क्रो लॉज ख़त्म होने चाहिए, जिसमें आपके मोस्टली जो नॉर्थर्न एरियाज़ के लोग थे वो थे, ठीक है। तो इस तरह से पब्लिक ओपिनियन ने फिर वहाँ पर काफ़ी कुछ शेप किया, ठीक है। फिर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी अच्छी आपकी फॉरेन पॉलिसी आपकी होगी। जैसे कि आपकी लीडरशिप होता है, जैसे हिटलर जो था आपका वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, उसकी बात, और मुसोलिनी जो था आपका इटली के अंदर,
इनकी बातों को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इनकी जो स्टेबिलिटी, काफ़ी लोगों ने इनको फॉलो किया ना, मतलब इनके खिलाफ कोई इंसर्जेंसी नहीं थी, सब लोगों ने इनको सपोर्ट किया, मैक्सिमम लोगों ने इनको सपोर्ट किया। और फिर आपने देखा कि जितना ज़्यादा इनको सपोर्ट मिला उतना ज़्यादा इन्होंने हवा में उड़ना शुरू किया। मोदी को भी आप ले आए बीच में, तो इन्होंने इतना ज़्यादा हवा में उड़ना शुरू किया और अपनी जो है ना वो पॉलिसी को परसुएड करने की कोशिश की। आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये आपका B2 आ गया, ठीक है। जो आपके एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो आपकी कंट्रोल करती हैं स्टेट के बिहेवियर को। ये आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है सारे मुल्कों ने इसको रेटिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम पाबंद हो गए इसके एक तरह से। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, ग्रेट पावर इन्फ्लुएंस इसमें आ जाता है। जो बड़ी पावर, पाकिस्तान में कुछ होता है, जैसे आपको पता है आसिया जो बीबी का केस था, ठीक है, उसके अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हाई कोर्ट के अंदर उसको जो है ना वो डेथ सेंटेंस उसको दिया गया था कि उसको सजाए मौत दी जाए। लेकिन आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फोर्स किया और पाकिस्तान में से, और फिर वो आसिया बीबी को यहाँ से भगा कर ले गए, ठीक है। तो ये था वर्ल्ड इन्फ्लुएंस, इसने भी आपकी पॉलिसी को इम्पेक्ट किया, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अदर स्टेट्स, बहुत सारी रिएक्शन भी आता है आपके ऊपर, ये इसी में आप वो आसिया बीबी की मिसाल भी इसमें भी डाल सकते हैं आप। और इसके अलावा 2003 में इंडिया और पाकिस्तान की जो टसल थी, जो बॉर्डर पे इन्होंने अपनी जो फोर्सेस थी उनको कॉन्सेंट्रेट कर दिया था, यहाँ से इंडिया ने और यहाँ से पाकिस्तान ने। कश्मीर के ऊपर भी काफ़ी सारे मसले हो चुके हैं, तो ये भी कश्मीर के ऊपर तक भी ये मामला था। तो उसके ऊपर आपको पता है रशिया का रिएक्शन था, फिर आपका फ्रांस का रिएक्शन था, और जो है ना आपका जर्मनी का भी इंडिया के खिलाफ रिएक्शन रहा उसके ऊपर, ठीक है। फिर आपका यूएसए, ठीक है, ये दूसरी मुल्क, और इन्हीं रिएक्शंस की वजह से ये वॉर नहीं हो पाई, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर नहीं हो पाई। फॉरेन पॉलिसी में एक जो है ना वो तब्दीली आ गई। अलायंसेस, नेटो वर्सेस वॉर्सो, ये आपने देखा था कोल्ड वॉर के टाइम पे। कोल्ड वॉर में ये सब तमाशा था, ये दो जो है ना वो ब्लॉक्स बन गए थे, नेटो और वॉर्सो, और इसके अंदर कोई मेंबर जो है ना कोई ऐसा नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट था। जो भी मेंबर था, मिसाल पाकिस्तान जो था वो आपका जो है ना वो नेटो का मेंबर था, और इंडिया आपका जो था वो आपका शुरू में था वो था, बाद में उसने वॉर्सो पैक्ट ज्वाइन किया था। तो ये आप देखते हैं कि फिर क्या हुआ था कि पाकिस्तान जो था वो फिर अपनी मर्जी की फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकता था, उसको फिर लाजमी जो नेटो की जो कॉमन फॉरेन पॉलिसी थी, जितने भी नेटो के कंट्रीज थे, पाकिस्तान को भी वही पॉलिसी बनानी पड़ती, जिसको हम कह रहे थे कंटेनमेंट की पॉलिसी। तो आप ये बात जहन में रखें कि जो इसके कोल्ड वॉर के टाइम पे पाकिस्तान की पॉलिसी थी वो भी कंटेनमेंट की ही पॉलिसी थी, ठीक हो गया। फिर आपके पावर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं या आपके वर्ल्ड ऑर्डर जो होता है, अगर यूनिपोलैरिटी होगी तो आपकी फॉरेन पॉलिसी कुछ और होगी, मल्टीपोलैरिटी होगी फॉरेन पॉलिसी कुछ और होगी, जैसे कि आपने कंटेनमेंट की मिसाल में देख लिया। और यूनिपोलैरिटी तो आजकल चल ही रहा है, उसमें लोगों की जो है ना अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। फिर बायपोलैरिटी, सॉरी ये तो मल्टीपोलैरिटी नहीं, हमने ये बायपोलैरिटी की एग्जांपल देखी है। फिर आपकी मल्टीपोलैरिटी होती है जो कि आपकी जो है ना वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 का एरा था, ठीक है। वहां पर आपने देखा था कि मल्टीपोलैरिटी वहां पर थी, तो फिर काफी उसकी वजह से भी लोगों की पॉलिसी के अंदर काफी शिफ्ट आया, ठीक हो गया। तो ये हमने डिटरमिनेंट्स देख लिए फॉरेन पॉलिसी के। अब हम जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी के हमने बेसिकली अब हमने देखना है इसका डिसीजन मेकिंग, आई थिंक। अब हम देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो डिसीजन मेकिंग हम देख रहे हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का मतलब यही है कि हम फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाते हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग ही होती है। पहला काम हम क्या होता है, पहला जो स्टेज होता है हमारा वो होता है हमारा असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जो भी पॉलिटिकल मामलात हैं आपके डोमेस्टिक अरीना में और इंटरनेशनल अरीना में, उनको आप एसेस करते हो, उनका जायजा लेते हो, ठीक है। दूसरा स्टेप आप करते हैं गोल सेटिंग अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस, यानी कि टाइम और स्पेस के लिहाज से आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आप तीसरा स्टेप होता है आपका डिटरमाइनिंग द ऑल्टरनेटिव फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस, यानी कि आपका एक तो मेन होती है ना, फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव भी आप कुछ रखते हो कि अगर प्लान ए फेल हुआ तो हम प्लान बी और प्लान सी, प्लान डी, इस तरह से आपके पास प्लान्स होते हैं। फाइनल डिसीजन
आपका होता है जिसमें आप अपना जो है ना वो एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जो है ना आपका, सॉरी, फाइनल डिसीजन में आप अपना प्लान को वाइंड अप करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन में फिर आप एक्शन लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर थ्रू एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री और अदर डिपार्टमेंट्स सच एज ट्रेड और डिफेंस एड वगैरह, इन चीज़ों की मदद से आप क्या करते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं, ठीक है। आपकी मिलिट्री भी इसमें आ जाती है, बड़ी बड़ी जो आपकी ट्रेड कंपनीज होती हैं वो भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। आपकी डिफेंस जो होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह, वो भी इसमें आ जाती हैं। आपकी जो है ना आपकी एग्जीक्यूटिव पावर, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है आपकी, जो आपका जो प्राइम मिनिस्टर होता है आपका, फॉरेन एड वगैरह देकर भी आप जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी पॉलिसी को। अभी की अप्रोचेस हम देखते हैं ऑफ फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। स्टेप्स तो हमने देख लिए, स्टेप्स में कोई इतनी ज़्यादा चीज़ है नहीं, हम लेकिन की अप्रोचेस देखते हैं कि कौन कौन से जो है ना अप्रोचेस अपनाए जाते हैं, ठीक है। पहला है हमारा जो वो है रैशनल एक्टर मॉडल। इसमें क्या होता है, हमारे रैशनल चॉइस थ्योरी भी इसको हम कहते हैं। इसमें हम गोल सेटिंग करते हैं और रैंकिंग करते हैं कि भाई ये गोल हमारा पहले नंबर पे है, फिर दूसरे नंबर पे ये गोल है, तीसरे नंबर पे ये गोल है, हमने रैंकिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं अपने जो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं उसको हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास इन गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ठीक है। और फिर हम उन ऑप्शंस के, हर ऑप्शंस के हम जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस को भी हम देखते हैं, उसको सोचते हैं कि भाई उसके नताइज क्या निकलेंगे, और फिर हम एट द एंड एक बेस्ट डिसीजन मेकिंग करते हैं जिसमें हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते हैं। मैक्सिमम एक बहुत अच्छा जो ऑप्शन होता है, इन ऑप्शंस में से हम बहुत जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। अगला जो है ना आपका वो है ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स मॉडल। इसमें क्या होता है, डिसीजंस आर मेड बाय ब्यूरोक्रेसीज, जो आपकी जितनी भी ब्यूरोक्रेसीज होती हैं वो आपका जो है ना वो डिसीजन मेकिंग करती हैं और कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से मुकाबला करते हुए वो आपका पॉलिसी मेकिंग करती हैं और सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं। फिर उनमें से जिसका जो है ना ज़्यादा अच्छा होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, और इनका कंपटीशन चलता रहता है आपस में। फिर आपका है अगला ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल। इसमें आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ ईच ब्यूरोक्रेसी, जो आपके जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना जितनी भी, उसके आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को आप देखते हो, ठीक है ना। और फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, जो जितने भी आपके डेली बेसिस के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं ना, उनको आप जो है ना यहाँ पर अचीव करने की कोशिश करते हो। और फिर हर ब्यूरोक्रेसी को आपने क्या दिया होता है, एक उसको अपना एक प्रोसीजर आपने दिया होता है, उसी प्रोसीजर के तहत उन्होंने काम करना होता है, ठीक है। मतलब हर ब्यूरोक्रेसी का अपना ही एक प्रोसीजर होता है, एक अपना अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल है। अच्छा, अगला आपका होता है सेल्फ एग्रेंटाइजमेंट मॉडल, ठीक है। इसमें क्या होता है, लीडर्स एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। जितने भी लीडर्स होते हैं आपके, वो देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा मेन इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट देखेंगे, उसको रैंक करेंगे, पहले नंबर पे हमारा ये इंटरेस्ट है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, और फिर जो है ना उसको जो है ना ग्रेजुअली अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो अपना इंटरेस्ट है, उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल प्रोसेस मॉडल, इसके अंदर हम एनजीओज, एमएनसीज, ये अपना रोल प्ले करते हैं। इनकी मदद से आपका जो है ना, और ये ज़्यादातर जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री होते हैं ना, जो आपके ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये अपना जो है ना वो अपने पॉलिटिकल हैंड पे क्या करते हैं, प्ले करते हैं, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेस से हटकर अपना पॉलिटिकल फील्ड में आ जाते हैं। अब हम इसकी जो है ना वो एनालिसिस देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस क्या होती है। ये एक स्टडी है रिगार्डिंग द आउटकम्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। जब भी आप कोई फॉरेन पॉलिसी बनाते हो तो आप जो है ना एक स्टडी करते हो कि इसके आउटकम्स क्या होंगे। हमने कॉन्सिक्वेंसेस की बात की थी ना, तो वो आउटकम्स हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरीज एंड अप्रोचेस। तो इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच हमारे पास सबसे पहले आती है, जैसे कि हमारी और थ्योरीज हैं उनमें ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो बेस्ड ऑन द हिस्ट्री और बिहेवियर ऑफ द स्टेट, इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी हम एनालाइज करते हैं हिस्ट्री की बेस पर और आपका स्टेट के बिहेवियर्स की बेसिस के ऊपर। और ये आपका सजेशंस प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। हम देखते हैं अभी पास्ट में हमारे साथ ये गलती हुई थी, ये गलती हमें दोबारा नहीं दोहरानी है, तो अब फिर हमने सजेशन देते हैं कि भाई आपने अब ये गलती नहीं करनी, इसके बजाय आपने ये दूसरा काम करना है। हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑप्शंस को, ऑल्टरनेटिव्स को,
ठीक है ना। ये हमारा जो है ना वो इसके अंदर हम इस तरह से इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, कि पास्ट को हम देखते हैं और हिस्ट्री को हम देखते हैं और फिर हम उसमें से कुछ ऑल्टरनेटिव्स को और कुछ ऐसे ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि हम पहले ले सकते थे, मगर अब हमने वो नुकसान उठाया पहले, अब हमने उससे गलती से अपने सबक सीखा। आइडेंटिफाई कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पर्टिकुलर एक्शन, ठीक है, और एक एक पर्टिकुलर एक्शन के जो एक एक आपका जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक एक एक्शन होता है, उस एक एक एक्शन के कॉन्सिक्वेंस को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, इस तरह से आप एनालाइज करते हो। रिक्वायर्ड लेंथी स्टडी, इसके अंदर आपको लेंथी स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, आपको जो है ना वो हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, ठीक है, लॉ पढ़ना पड़ता है, मुख्तलिफ चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, फ़िलासफ़ी आपको पढ़नी पड़ती है। ये है आपके हिस्टोरियंस को इन्वॉल्व करता है, ज्यूरिस्ट को इन्वॉल्व करता है, फ़िलासफ़र्स, ये तमाम लोग जो है ना वो इसके अंदर आकर अपना अपना जो है ना वो अपनी अपनी सर्विसेज देते हैं। थ्योरिस्ट ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म आर द प्रैक्टिशनर्स, ठीक है ना, जो आपके क्लासिकल लिबरलिज्म के जो थ्योरिस्ट है वो आपके जो है ना वो इसके प्रैक्टिशनर्स हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच के प्रैक्टिशनर्स हैं, जैसे कि आपका मैकियावेली, ग्रोटियस, किसिंजर, ये कौन थे आपके जो है ना, इन्होंने कुछ लोग रियलिज्म वाले थे, कुछ लिबरलिज्म वाले थे, इन्होंने जो है ना आपका, ये हमने लिबरलिज्म यहाँ पे लिख दिया लेकिन आप लिबरलिज्म एंड रियलिज्म कर दें इसको, ठीक है, ताकि आपका ये जो हमने नाम लिखे हैं यहाँ पे ये आपके सूटेबल हो जाएं। तो अगला जो है हमारे पास वो है कंपैरेटिव फॉरेन पॉलिसी। तो कंपैरेटिव फॉरेन पॉलिसी की मदद से भी हम जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर एनालिसिस करते हैं। ये असल में बिहेवियरलिस्ट अप्रोचेस जो है ना, जो आपकी बिहेवियरलिस्ट अप्रोच थी उससे इंस्पायर हुआ ये, तो इसको आप बिहेवियरलिस्ट अप्रोच भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो एक बंदा था रोजनाओ, इसने आपके 5 सोर्सेज वेरिएबल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, ये इसने आइडेंटिफाई किए थे, वो हम देख लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि आपके फॉरेन पॉलिसी के अंदर डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करते हैं। इस तरह से हम एनालाइज करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, ठीक है। पहला जो है वो है इडियोसिंक्रेटिक इनकम्पासिंग, यानी कि इडियोसिंक्रेटिक का क्या मतलब है, असल में ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं जो कि आपके आम इंडिविजुअल्स के अंदर होता है। कोई भी आपके हो सकते हैं इंडिविजुअल्स, वो आपके फॉरेन ऑफिशियल्स भी हो, सॉरी आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी आपके हो सकते हैं। तो उनके जो ट्रेट्स हैं, ख़ासतौर पर उनका जो बिहेवियर है ना, उसको हम स्टडी करते हैं फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज करने के लिए। अगला जो है वो आपका रोल आता है। रोल से इनका क्या मुराद है, रोल भी एक वेरिएबल है। वो कैसे कि जो ये कहते हैं कि जो एक्सटर्नल बिहेवियर होता है, हमने बात की थी ना कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो बेसिकली आपका एक बिहेवियर होता है दूसरे स्टेट के साथ। तो जो आपके ऑफिशियल्स होते हैं वो ये कहते हैं कि जो ऑफिशियल्स हैं इनका ये एक जो है ना वो इनकी ड्यूटी है इस तरह का बिहेवियर रखना दूसरे स्टेट्स के साथ, ये बिहेवियर अपना हॉस्टाइल करना या अच्छा करना, ये इनकी ड्यूटी होती है, ठीक है, इनका ऑफिशियल रोल होता है। फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर हम देखते हैं कि फेडरलिज्म है या कन्फेडरेशन है। दोनों सूरतों में अलग अलग किस्म की आपकी फॉरेन पॉलिसी होगी या एनालिसिस भी डिफरेंस होगा। अगर किसी कंट्री के अंदर फेडरलिज्म होता है तो उसके अंदर फॉरेन पॉलिसी अलग होगी, और कॉन्फेडरेट स्टेट अगर कोई होगी तो वहां पर बिल्कुल ही एक अलग किस्म की फॉरेन पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सोसाइटल एक क्या होता है, नॉन स्टेट एक्टर्स जितने भी होते हैं आपके, उनकी वजह से जो आप देखते हैं उनका रोल देखते हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर, खास तौर पे जो आपकी एनजीओज होती हैं और आपकी एमएनसीज होती हैं उनका आप रोल देखते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। सिस्टमैटिक का मतलब होता है कि वेल बीइंग एंड सिक्योरिटी ऑफ ओवरसीज, जो आपके दूसरे मुल्क में आपके सिटीजन्स हैं उनकी वेल बीइंग और उनकी सिक्योरिटी, ठीक है ना, उसको लोगों ने, कंट्रीज ने उनको सिक्योर करने के लिए अपनी जो फॉरेन पॉलिसी बनाई है उसको आप स्टडी करते हैं। उसको देखते हैं कि जो उनके फॉरेन जो आपके जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनका क्या रोल रहा, उनकी वजह से आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या तब्दीलियां आपको करनी पड़ी। जैसे कि यूएई के अंदर, ये सऊदी अरब के अंदर हमारे बहुत सारे, आपको पता है, डायस्पोरा है। तो सऊदी अरब हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले ये सोचेगा कि यार इतना लेबर जो है ना पाकिस्तान से मेरे यहाँ आके काम कर रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, आप जो है ना वो सोचते हैं, ये एक वेरिएबल हुआ, ठीक है। इसको, ये तमाम प्रोसेस को हम प्री थ्योरी भी कहते हैं, जो कि आपका रोजनाओ ने दी थी। ये जो रोजनाओ ने 5 जो वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए, इनको हम
प्री थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो है अगला वो है हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। इसके भी जरिए हम फॉरेन पॉलिसी को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। इसमें ये क्या करते हैं कि सीक ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं डिसीजन मेकिंग का, कि डिसीजन मेकिंग के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह से जो है ना उनका क्या रोल है। ठीक है, खास तौर पे आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, आपको पता है वहां पे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, तो उनका क्या रोल आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, पोर्ट्रेट्स इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स एज बार्गेनिंग एंड कंपीटिंग फॉर इन्फ्लुएंस। समझ में आई बात, कि ये क्या करते हैं, ये जो ब्यूरोक्रेटिक जो आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लोग होते हैं वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के अगेंस्ट बार्गेनिंग भी कर रहे होते हैं और कंपीट भी कर रहे होते हैं, ताकि ये अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकें। इसीलिए आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो है ना काफ़ी तब्दीलियां आती हैं। ठीक है, ईच हैज़ देयर ओन इंटरेस्ट। तो हर बंदा अपने, हर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होगी, हर डिपार्टमेंट होगा, वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू करेगा। ठीक है, इसमें एलिसन्स 3 मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये 3 मॉडल दिए आपके एलिसन ने अंडरस्टैंडिंग के, किसको, डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, अब क्या है, ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं बेसिकली ये हम डिसीजन मेकिंग का ही एनालिसिस हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला है आपका रैशनल एक्टर अप्रोच। व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑप्शन टू अचीव गोल। आपके पास जो रैशनल एक्टर अप्रोच है, इसमें ये सोचते हैं कि आपके पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा आपके पास जो है ना ऐसी पोजीशन आपकी क्या है कि आप जो है ना अपना अचीव गोल कर सको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रैशनैलिटी ऑफ स्टेट्स, क्योंकि लाजमी बात है स्टेट कभी भी कोई बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करेंगे, वो ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उन्हें खुद नुकसान हो। तो वो फिर सोच विचार करके ऑप्शंस देखते हैं कि कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल, ये हम देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर होता है बेसिकली आपका, आप देखें जो आपका गवर्नमेंट जो आपकी होती है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो सबसे ऊपर ऊपर होती है। ठीक है, फिर आपकी ये क्या करते हैं, ये फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं एंड दे लुक आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट, और ये क्या करते हैं, ये अपने ही इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली एक हायरार्की होती है। ठीक है, एक जो है ना वो डिसीजन जो होता है वो एक लोकल लेवल से उठकर ऊपर तक आता है। ठीक है, तो ये जो लोकल लेवल के जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपको मैंने पहले बता दिया, ये अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए जो काम करते हैं, उसी की वजह से ऊपर की जो गवर्नमेंट जो फॉरेन पॉलिसी बनाती है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये आपका ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल मॉडल जो है वो हमारा यही आपका आ जाता है। ठीक है, कि आप इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है पूरा का पूरा, ये आपका ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल मॉडल, आपका पॉलिटिक्स मॉडल आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, अब अगला जो होता है हमारा वो होता है कॉग्निटिव प्रोसेस एंड साइकोलॉजी। लाजमी बात है, साइकोलॉजी की बात आ गई तो इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस को देखा जाता है। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है, आपका सोचने का तरीका, आपके अंडरस्टैंडिंग का तरीका, आपकी रीजनिंग का तरीका। ठीक है, फोकस ऑन द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये वही बात है आपको कि सोचने के तरीके को आप देखते हैं, उसको फोकस करते हैं कि सोच का क्या, किसी भी इंडिविजुअल, किसी ऑफिशियल की सोच का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। ठीक है, परसेप्शन एंड मिस परसेप्शन ऑफ एक्टर्स, इसमें लाजमी बात है परसेप्शंस और मिस परसेप्शंस भी आ जाती हैं। लाजमी बात है अगर पाकिस्तान कोई वेपन बना रहा है तो इंडिया हो सकता है उसको मिस परसेप्शन हो कि भाई ये कहीं मेरे खिलाफ तो नहीं बना रहा। ठीक है, इससे भी को जो है ना आपका इस चीज़ को भी देखा जाता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमारे इन जो एक्शंस हैं इनकी परसेप्शन की वजह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बन रही है। समझ रहे हैं बात को। तो इसमें होप्स एंड हर्डल्स को भी लाजमी बातें हम देखते हैं। एक्सपीरियंस, स्टाइल, सोशलाइजेशन, व्यू ऑफ द वर्ल्ड ऑफ लीडर्स आर टू बी कंसीडर्ड वाइल स्टडिंग बिहेवियर। तो ये तमाम चीज़ें, एक्सपीरियंस, स्टाइल, सोशलाइजेशन, व्यू ऑफ द वर्ल्ड ऑफ लीडर्स, ये हमने उल्टा लिख दिया असल में, ये असल में है व्यू ऑफ द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये व्यू ऑफ द वर्ल्ड ऑफ लीडर्स नहीं है, ये व्यू ऑफ द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, आर टू बी कंसीडर, तो इसमें हम जो लीडर्स हैं वर्ल्ड के, जो बड़ी पावर्स हैं, उनका जो आपका वो है
बिहेवियर है, ठीक है, उनका जो आपका व्यू है, उनका जो पब्लिक ओपिनियन है, उसको भी हम कंसीडर करते हैं जब हम किसी जो है ना इंटरनेशनल किसी बंदे का, किसी स्टेट का बिहेवियर हम देख रहे होते हैं। ठीक हो गया। मल्टी डायमेंशनल हमारे पास एक आ जाता है एनालिसिस के लिए एक मॉडल हमारे पास, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की जो है ना बातें, मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज हम लगाते हैं। हम ये बात करते हैं कि भाई कोई भी एक थ्योरी जो है, ये जितनी भी हमने थ्योरीज डिस्कस की, अप्रोचेस डिस्कस की, तो ये थ्योरीज इतनी जो है ना बहुत सारी अप्रोचेस में से कोई एक भी ऐसी नहीं है जो है ना सारी सबको ही कवर कर ले। तो यहाँ पे वन इन ऑल थ्योरी है ही नहीं फॉरेन पॉलिसी के अंदर। ठीक है, हर चीज़ की अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी है। ठीक है, तो हर चीज़ को उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, उसी अप्रोच के हिसाब से देखना पड़ेगा। कहीं पे आपको ट्रेडिशनल अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं आपको कॉग्निटिव प्रोसेस इस अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लिबरल अप्रोच देखते हैं। लिबरल अप्रोच क्या कहते हैं? ये कहते हैं इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनके रोल को आपने जो है ना देखना है कि इनकी वजह से जो है फॉरेन पॉलिसी किस तरह से शेप होती है स्टेट्स की। ठीक है, तो ये आपने मार्क्सिस्ट या आप कहते हैं ना नियो मार्क्सिज्म, ये इनकी क्या राय है? ये कहते हैं रिलेशन बिटवीन कोर एंड पेरिफेरी। ये आपका बेसिकली डिपेंडेंसी जो है ना, आपकी डिपेंडेंसी थ्योरी, वो हम जब डिस्कस करेंगे तो ये कोर एंड पेरिफेरी का जो रिलेशनशिप है ये हम तब ही समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये समझें कि जो आपका जो कोर है वो आपकी जो है ना कौन सी है? आपकी बड़ी पावर्स है। ठीक है, मेन पावर्स जो है आपकी, और पेरिफेरी आपकी जो है वो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं इस कोर के ऊपर क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये इस वजह से आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, उसके अंदर तब्दीलियां आती हैं, बदलाव आते हैं। उस तरह से हम जब इसको एनालाइसिस करते हैं नियो मार्क्सिज्म के नज़रिए से, तो हमें ये चीज़ें दिखती हैं कि डिपेंडेंसी है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म वालों के नज़रिए से जब देखें तो क्या मिलता है? तो हमें मिलता है कि आइडियाज़ और डिस्कोर्सेज, यानी कि जो आपके कोई भी कन्वर्सेशन होती है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, एंड आइडेंटिटीज़, आइडियाज़, डिस्कोर्सेज एंड आइडेंटिटीज़, इनकी मदद से इनकी वजह से आपकी फॉरेन पॉलिसी शेप होती है। इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज़, किस तरह से आइडियाज़ का इन्फ्लुएंस कैसे होता है? जैसे कि आपका स्ट्रेटेजिक कल्चर, आप देखते हैं कि हमने जो है ना वो इंडिया के साथ चूंकि हमारा एक आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, ठीक है, तो हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर जो होगा वो भी हमारा जो है ना वो इंडिया के खिलाफ ही होगा, इंडिया के अगेंस्ट ही होगा। स्ट्रेटेजिक कल्चर मतलब कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी रही है हमारे कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, ख़ास तौर पर इंडिया के साथ। तो इंडिया के साथ जो हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो हमारा जो है ना वो उससे हमारी फॉरेन पॉलिसी पे इम्पेक्ट पड़ता है। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आइडियाज़, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आइडियाज़ के अंदर वही तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि जो आपके आम लोगों के जो ख़ास तौर पे हमारे जो आइडियाज़ हैं, बिलीव्स हैं हमारे ख़ास तौर पे आम लोगों के, जैसे कि हमारे बिलीव ज़्यादातर इस्लाम के ऊपर हैं, तो उनकी वजह से, ठीक है, या हमारे आइडियाज़, पर्सनल आइडियाज़ जो हैं हमारे, उनकी वजह से हमारे जो है एट द एंड, क्योंकि लाजमी बात है सारे मुल्क ही वाले ही जब इंडिया के ख़िलाफ़ होंगे और अपने सेल्फ डिफेंस को, अपनी जो है ना पावर को अचीव करने की बातें होंगी, तो फिर क्या होगा? तो फिर आप देखेंगे कि रियलिज़म की थ्योरी ही यहाँ पर आप जब लगाएंगे देखेंगे तो वही रियलिस्ट पैराडाइम में ही लोग फॉरेन पॉलिसी बना रहे होंगे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान या इंडिया वाले। ठीक है, क्यों? जो आपके डोमेस्टिक आइडियाज़ हैं वो ही रियलिस्ट आइडियाज़ हैं, उन्हीं की नेचर जो है वो सेल्फिश नेचर है। ठीक हो गया? तो ये है हमारा जो है ना वो हमने देख लिया कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग और डिटर्मिनेंट्स उसके क्या हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं उसका, ये तमाम चीज़ें हमने समझ ली अब। तो ये वीडियो हमारे यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वाकई में ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।